लेट्स रीड अबाउट हर्निया। सो हर्निया इज प्रोट्रूशन ऑफ विस्कस यानी इंटरनल ऑर्गन, वो ब्रेन भी हो सकता है, वो इंटेस्टाइन भी हो सकता है, बॉल का कोई भी पार्ट हो सकता है, या फिर पार्ट ऑफ विस्कस जैसे कि ओमेंटम हो सकता है। सो उसका प्रोट्रूशन थ्रू द वॉल दैट इज कंटेनिंग इट, तो उससे अगर प्रोट्रूट कर जाए तो उसको हर्निया कहते हैं। सो हर्निया बेसिकली 4 तरीके का हो सकता है। उसका क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो फर्स्ट वेंट्रल हर्निया में वो सारे हर्निया आते हैं जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से निकलते हैं, एक्सक्लूडिंग ग्रॉइन हर्निया। ठीक है, तो वेंट्रल हर्निया में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट इज एपिगैस्ट्रिक हर्निया जो कि यहाँ पे है, जो कि बेसिकली एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो होगा उसे। देन हमारा अम्बलिकल हर्निया आ जाएगा जो अम्बलिकस के पास में है। देन अम्बलिकल के साइड वाले जितने हर्निया होते हैं उसको पैराअम्बलिकल हर्निया कहते हैं। देन वी हैव स्पिजिलियन हर्निया जो कि बेसिकली 2 मसल वॉल के बीच से जो निकल के आता है। देन वी हैव इंसिशनल हर्निया। वेंट्रल हर्निया में इंसिशनल हर्निया इज द मोस्ट कॉमन हर्निया। और फिर ट्रोमैटिक हर्निया हो जाएगा, लंबर एंड पारास्ट्रोमल हर्निया, ये सारे वेंट्रल हर्निया होते हैं ना। उसके बाद हमारा ग्रॉइंस का हर्निया होता है। तो ग्रॉइंस की हर्निया में 2 हर्निया होता है, फर्स्ट इज इंग्वाइनल हर्निया, सेकंड इज फीमोरल हर्निया। So groin hernia में most common is male and female including it is inguinal hernia. It is the overall most common hernia, inguinal hernia. So हम लोग पता कैसे करते हैं कि this is inguinal hernia या femoral hernia? ये जो inguinal ligament है, inguinal ligament के नीचे अगर होता है and laterally अगर होता है then that is femoral hernia, and अगर inguinal ligament के ऊपर अगर hernia है और medially है then that is inguinal hernia. लेटरल हर्निया में पेटेट हर्निया आता है। लेट्स सी द पैथोफिजियोलॉजी की हर्निया होता क्यों है। सो बेसिक है कि एल्डरली को मोस्टली देखने को मिलता है हर्निया बिकॉज ऑफ मसल का वीकनेस हो जाता है, क्योंकि वो ओल्ड एज में हो गए हैं, सो मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं, सो abnormal प्रोट्रूशन जो कि हर्निया हो जाता है उन्हें। देन सेकंड रीजन इज कि स्मोकर्स जो होते हैं उसकी वजह से कोलेजन फॉर्मेशन में डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से उनका हर्निया निकलता है। एंड जो थर्ड और मोस्ट कॉमन रीजन है कि अब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उस वजह से हर्निया होता है। जैसे कि पेशेंट अगर कॉन्स्टिपेटेड है या फिर बीपीएच है, पेशेंट को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या क्रॉनिक कफ है किसी कारण से, तो उसका अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा और हर्निया हो सकता है। सो बीपीएच एंड कॉन्स्टिपेशन को रूल आउट करने के लिए हम पीवी एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। तो कुछ हर्नियाज होते हैं, यूजुअली हर्नियाज जो होते हैं उनका एक क्वालिटी होता है दैट हर्नियाज जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। कैसे रिड्यूस होंगे? जैसे हम लोग लेटेंगे तो एब्डोमिनल प्रेशर उससे डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो रिड्यूस हो जाएंगे। फिर एक्टिव मैनिपुलेशन से भी अगर हर्निया अंदर चला जाता है देन उसको रिड्यूसेबल कहते हैं और वो अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया होता है। एंड उसमें कफ इम्पल्स प्रेजेंट होता है, यानी पेशेंट अगर खांसेगा तो फिर से प्रेशर बढ़ जाएगा एब्डोमिनल प्रेशर और फिर से बाहर निकल जाएगा हर्निया। बट अगर द हर्निया इसको लेटने से भी और एक्टिव मैनिपुलेशन करने से भी अंदर नहीं जा रहा है तो इसको नॉन रिड्यूसिबल हर्निया कहेंगे। ऑफकोर्स इसमें कफ इम्पल्स प्रेजेंट नहीं रहेगा क्योंकि ये तो अंदर जा ही नहीं रहा है। तो ये 2 तरीके का होता है, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया और एक होता है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया जो नॉन रिड्यूसिबल या फिर कॉम्प्लिकेटेड हर्निया होता है। सो जो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया होता है इसमें क्या होता है कि जो गट है वो बाहर निकल गया है, जैसे सैक के साथ बॉबल भी बाहर निकल गया है, राइट। तो अब इसमें क्या होगा ना कि बीच वाला जो है ना ये ब्लड सप्लाई है, ये तो आ रहा है, पर देन क्या होगा कि अगर किसी कारण से हर्निया जो है उसमें कोई बॉबल का जो लूप है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो क्या होगा कि प्रॉक्सिमल यानी उसके पहले वाला जितना भी लूप है पूरा डायलेट कर जाएगा, और अगर डायलेट कर जाएगा तो बीच का जो ब्लड सप्लाई है उसको हैम्पर करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टेड होता है इसको पहले इनकार्सरेटेड हर्निया भी कहते थे। ऑब्वियसली ये रिड्यूस नहीं हो रहा है और इसका ब्लड सप्लाई इज इंटैक्ट, बट अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया और बहुत ज़्यादा डायलेट करने लग गया तो ये ब्लड सप्लाई को हैम्पर कर देगा, और जब ब्लड सप्लाई को हैम्पर कर देगा तो उसको हम लोग स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में केवल वेनस सप्लाई हैम्पर होता है ना। ये स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया जो है बेसिकली इसमें वेनस एज वेल एज आर्टेरियल सप्लाई दोनों का दोनों ही यहाँ पर हो गया। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया जिसका ब्लड सप्लाई चल गया उसको स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं। उसमें पेशेंट का जो स्किन है ना वो पूरा इन्फ्लेम हो जाएगा, रेड हो जाएगा, पेशेंट को वॉमिटिंग आने लग जाएगी, रिड्यूस तो होगा नहीं, पूरा साइंस होगा, इसमें सिम्टम्स पूरे दिखेंगे ना। हर्निया के अंदर घुसाने के प्रोसेस को टैक्सेस कहते हैं, बट हम लोग स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग अंदर टैक्सेस नहीं करेंगे। अगर हम लोगों ने किया तो सिंस ये स्ट्रैंगुलेशन वाला एरिया तो हम लोगों ने ठीक किया नहीं है तो अंदर जाकर के प्रॉब्लम विल परसिस्ट और हमें फिर अंदर जाकर के लूप को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे स्ट्रैंगुलेशन है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। उसको हम लोग रिडक्शन एन मासे कहते हैं, रिडक्शन ऑफ द कंटेंट और रिंग ऑब्स्ट्रक्शन, रिंग कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ना। डिपेंडिंग अपॉन कंटेंट, क्या कंटेंट है जो कि हर्निया में फंसा हुआ है, तो बेसिक 2 तरीके का हर्निया का कंटेंट हो सकता है। फर्स्ट इज ओमेंटोसील, यानी ओमेंटम फंस गया है, ओमेंटम तो फैट की तरह होता है, राइट। तो इसमें पेरिस्टाल्सिस देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर एंटेरोसील यानी कि बॉवेल अगर फंस गया है तो इसमें पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको छूने से ऐसा फील होगा कि डोई कंसिस्टेंसी का, यानी आटा जैसे गूंथते हैं ना वैसा कंसिस्टेंसी इसमें फील होगा ना। रिड्यूस अगर करेंगे तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट रिड्यूस करने में आसानी होगा, बट देन सेकंड पार्ट में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लमजी हो जाएगा और सेकंड वाला पार्ट रिड्यूस करने में प्रॉब्लम होगा। बट बॉयल में क्या होता है कि फर्स्ट वाले पार्ट में पूरा गैस भरा हुआ रहता है, तो फर्स्ट वाला पार्ट रिड्यूस करना डिफिकल्ट होता है, देन सेकंड वाला पार्ट जो होता है फिर बाद में आराम से पूरा रिड्यूस हो जाता है। वर्कर्स करेंगे तो इसमें डल नोट सुनाई देगा ओमेंटोसील में, और हमें एंटेरोसील में टिम्पैनिक नोट सुनाई देगा क्योंकि इसमें एयर भी है, क्योंकि ये तो बॉबल है ना, बॉबल साउंड भी इसमें सुनाई देगा, इसमें तो नहीं सुनाई देगा ना। अगर कंटेंट अपेंडिक्स होता है तो उसको अमायांस हर्निया कहते हैं, ए फॉर अपेंडिक्स, ए फॉर अमायांस हर्निया। देन अगर कंटेंट इसका हर्निया का मेकल्स डायवर्टिकलम होता है तो लिटर्स हर्निया कहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। मेकल्स जो बच्चों में होता है तो लिटिल से लिटर्स याद कर सकते हैं ना। लेट्स सी इनग्वाइनल हर्निया। तो इनग्वाइनल हर्निया 2 तरीके का होता है, फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट में क्या होता है कि देयर इज वन हैशलबैक स्ट्रैंगल, जिससे क्या होता है कि वहाँ से प्रोट्रूट करता है बॉवेल या फिर जो भी कंटेंट है। और इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया में क्या होता है, इनग्वाइनल कनाल होता है, सो इनग्वाइनल कनाल से हर्निया जो है वो प्रोट्रूट करते करते स्क्रोटम तक पहुँच जाता है। तो हमें बेसिक डिफरेंस क्या याद करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। सो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, यहाँ पे जो वेसल दिख रहा है इसके मीडियल में अगर हर्निया है तो इसका मतलब है डायरेक्ट हर्निया होगा, इसकी अगर लेटरल से हर्निया है तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट हर्निया होगा। इनडायरेक्ट हर्निया जो है ना यूजुअली कंजेनाइटल होता है, क्योंकि इसमें कंजेनाइटल ही रिंग कुछ डिफेक्टिव होगा, बट किसी भी एज में दिख सकता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे लोगों को ही देखने को मिलेगा, यूजुअली किसी भी एज ग्रुप में दिख सकता है। बट जो डायरेक्ट हर्निया है ये तो वॉल के
ये की वजह से हो रहा है, वीकनेस की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली ये ओल्ड एज में डायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया देखने को ज़्यादा मिलता है, और डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो दोनों इन्ग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर पाया जाता है। इन्ग्वाइनल लिगामेंट के नीचे अगर है तो दैट्स फीमोरल। नाउ लेट्स सी कि डायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया का जो हैशलबैक स्ट्रैंगल है उसका बाउंड्रीज क्या क्या होता है। सो दिस इज हैशलबैक स्ट्रैंगल जिसमें से डायरेक्ट हर्निया निकलता है। सो इसके अगर नीचे में देख लेंगे तो इन्ग्वाइनल लिगामेंट इंफीरियर बाउंड्री बनाता है। मीडियल बाउंड्री जो है उसका आउटर बॉर्डर ऑफ रेक्टस मसल जो है ये बना रहा है, एंड जो लेटरल बाउंड्री है ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स बना रहे हैं। नाउ लेट्स सी जो इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया इसका बाउंड्री कौन कौन बनाता है, इसके लिए हमें पूरा कैनाल समझना पड़ेगा। सो बेसिकली हम लोग पहले देख लेते हैं कि सुपरफिशियल रिंग कैसे बनता है, फिर हम लोग देखेंगे डीप रिंग कैसे बना हुआ है। सो ये 3 मसल्स जो है, दिस इज एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है ये एंटीरियरली आकर के नीचे में इन्ग्वाइनल लिगामेंट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सुपरफिशियल रिंग है, ठीक है, ये वाला। सो इसका सुपरफिशियल रिंग का एंटीरियरली जो है एंटीरियर वॉल क्या होगा, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ठीक है। तो उसका फ्लोर क्या हो जाएगा, इंटरनल इन्ग्वाइनल लिगामेंट फ्लोर बनाएगा। नाउ इसका रूफ क्या हो जाएगा, सो इंटरनल ओब्लिक मसल जो है इसका रूफ बनाएगा, एंड इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के बीच वाला जो बीच में दे मेक कंजॉइंट टेंडन। इसमें क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सट जाता है एंड दे मेक अ टेंडन, जिसको हम लोग कंजॉइंट टेंडन कहते हैं। तो रूफ कौन कौन बना रहा है, सो इंटरनल ओब्लिक एंड कंजॉइंट टेंडन, ठीक है। नाउ पोस्टीरियर वॉल कौन बनाएगा, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है, यही नीचे आ रहा है। और इसके साथ ये ब्लू में जो वॉल दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं फेशिया ट्रांसवर्सालिस। ये 2 लेयर होता है, तो ये दोनों मिलकर के पोस्टीरियर वॉल बनाता है, ठीक है। कि नीचे में दोनों पोस्टीरियर, ये दोनों मिलकर के ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड फेशिया ट्रांसवर्सालिस ये दोनों मिलकर के पोस्टीरियर वॉल बना रहा है। अब ये दोनों जाकर के नीचे में जॉइन हो जाता है, ठीक है। तो जॉइन होकर के इलियो प्यूबिक ट्रैक्ट बना रहा है नीचे में। सो बेसिकली आगे में इन्ग्वाइनल लिगामेंट बन रहा था, नीचे में इलियो प्यूबिक ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इलियो प्यूबिक ट्रैक्ट कैसे बना है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड फेशिया ट्रांसवर्सालिस के जॉइन होने से। नाउ ये तो था सुपरफिशियल रिंग का एंटीरियर फ्लोर, देन पोस्टीरियर वॉल, देन रूफ, ये तो हम लोग बता दिया। अब ये जो फेशिया ट्रांसवर्सालिस से 2 लेयर का बनता है, यहीं से ना डीप रिंग बनता है। और डीप रिंग इससे बेसिकली आता क्या, स्पर्मेटिड कॉर्ड आता है। तो स्पर्मेटिड कॉर्ड का कंटेंट क्या होता है, फर्स्ट इसकी वास आएगा, वास डिफरेंस तो हम लोग देख सकते हैं मीडियली करके ये जो ऑरेंज कलर का ये वास आ रहा है, एंड लेटरली जो आ रहा है ये स्पर्मेटिड वेसल्स आ रहा है, स्पर्मेटिड वेसल्स। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से हम लोग कंटेंट। सो सुपरफिशियल रिंग एंड डीप रिंग होता है, देन इससे ये आता है स्पर्मेटिड कॉर्ड आता है, इसके अंदर क्रेमास्ट्रिक मसल होता है, टेस्टिकुलर आर्टरी होता है, पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस होता है, वास डिफरेंस होगा एंड टेस्टिस होगा। सो जो टेस्ट जो डिफरेंशिएट करता है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट हर्निया है उसको कहते हैं डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट। इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। सो बेसिकली देयर इज अ पॉइंट नोन एज ASIS। ASIS से अगर हम लोग प्यूबिक ट्यूबरकल तक अगर एक लाइन खींचेंगे तो उस उधर पे हमारा इन्ग्वाइनल लिगामेंट जाता है। तो मिड पॉइंट ऑफ इन्ग्वाइनल लिगामेंट एक चीज़ होता है, ठीक है। ये येलो वाला जो है इन्ग्वाइनल लिगामेंट। नाउ ASIS से अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक एक लाइन खींचेंगे और उसके मिड पॉइंट पे हम लोग हाथ रखेंगे, देन दैट इज मिड इन्ग्वाइनल पॉइंट, और उसके 1.25 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे डीप रिंग होगा, ठीक है। और डीप रिंग को हम लोग ऑक्लूड करेंगे। कैसे ऑक्लूड करेंगे, पेशेंट को हम लोग पहले सुला लेंगे और हर्निया पूरा अंदर चला जाएगा, फिर डीप रिंग हम लोग ऑक्लूड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग हर्निया अंदर जा चुका है, अब पेशेंट को क्या बोलेंगे, कफ करो। अगर वो कफ करेगा, अगर इट विल बी इनडायरेक्ट हर्निया तो क्या होगा, क्योंकि डीप रिंग तो ऑक्लूडेड है तो वो हर्निया तो बाहर निकलेगा नहीं। बट अगर वो डायरेक्ट हर्निया होगा तो डीप रिंग ऑक्लूड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हर्निया निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट। देन वी हैव रिंग इमेजिनेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, लिटिल फिंगर जो होता है वो प्लेस करेंगे हम लोग कहाँ पे, सुपरफिशियल रिंग में, थ्रू द स्क्रॉटम। तो अगर टिप ऑफ द फिंगर टच करता है तो वो इंडायरेक्ट हर्निया, अगर पल्प ऑफ द फिंगर टच होता है तो वो डायरेक्ट हर्निया है। इसका सेंसिटिविटी काफ़ी लो होता है। देन वी हैव Siemens 3 फिंगर टेस्ट। इसमें रिंग फिंगर जो है वो फीमोरल रिंग को ऑक्लूड करेगा, देन मिडिल फिंगर जो है वो सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग को ऑक्लूड करेगा, एंड जो इंडेक्स फिंगर है दैट विल ऑक्लूड इंटरनल इन्ग्वाइनल रिंग, ठीक है। अब क्या करना है कि हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कफ करो, एंड जो फिंगर उठता है, जो फिंगर लिफ्ट अप हो जाएगा वो वाली हर्निया होगी, इसका मतलब है। बट इसका लो सेंसिटिविटी है, अगर इन सबसे नहीं पता चलेगा तो हम USG करवाएंगे ना। इनडायरेक्ट हर्निया ना 3 तरीके का होता है, पहला तो डीप रिंग हो गया, दूसरा सुपरफिशियल रिंग हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो किसको क्रॉस किया है उस तरीके से होता है। अगर हर्निया डीप रिंग को क्रॉस किया बट सुपरफिशियल को नहीं क्रॉस किया उसको बोगोनोसील कहेंगे। अगर डीप सुपरफिशियल दोनों को क्रॉस कर गया बट स्क्रॉटम तक नहीं पहुंचा। लेट्स सी कि अगर इन्ग्वाइनल हर्निया हुआ है तो उसका सर्जिकल रिपेयर ही करना पड़ता है हमें। तो 2 तरीके का सर्जरी होता है, फर्स्ट इज ओपन सर्जरी, सेकंड इज लैप्रोस्कोपिक इन्ग्वाइनल हर्निया सर्जरी, यानी दूरबीन से कर सकते हैं या तो ओपन काट के कर सकते हैं। जो ओपन सर्जरी होता है वो भी 3 तरीके का होता है, फर्स्ट इज हर्नियोटोमी। सो हम लोग हर्नियोटोमी किनको करते हैं, अगर कंजेनाइटल इन्ग्वाइनल हर्निया हो या फिर कंजेनाइटल हाइड्रोसील हो या इन्ग्वाइनल हर्निया बच्चों में हो तब करते हैं। क्यों, क्योंकि उनका मसल टोन बहुत हाई रहता है और स्पॉन्टेनियसली इस डिफेक्ट को भर देगा, ठीक है। तो इसमें करते कैसे हम लोग, पहले हम लोग जो ये हर्निया है इसके सैक को आइडेंटिफाई करेंगे, ग्लिस्टरिंग वाइट सैक होगा, फिर सैक को ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर का ये जो येलो वाला कंटेंट है उसको अंदर ले जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक्सेस सैक है उसको कट करके और सैक को बंद कर देंगे। डिफेक्ट ऐसे ही खुला हुआ है तो इसका हाई रेकरेंस रेट होता है, बट किन में करते हैं, अगर बच्चा है तो उसका मसल टोन बहुत ज़्यादा होता है, डिफेक्ट खुद ही भर जाएगा, डिफेक्ट भरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस सैक के अंदर से कंटेंट अंदर किया हम लोगों ने और सैक को काट करके उसको क्लोज कर दिया। सो दिस वॉज हर्नियोटोमी, ओटोमी मतलब कुछ काट के अंदर घुसा। देन वी हैव हर्नियोग्राफी, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रफू कर रहे हैं यानी कुछ सिलाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ना कि किन को करते हैं, अगर इन्फेक्टेड हर्निया है या फिर स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है तब हम लोग ग्राफी करते हैं। क्योंकि हम लोग इसमें मैश नहीं लगा सकते, अगर इन्फेक्शन है और मैश लगा दी तो मैश इन्फेक्टेड हो जाएगा, फिर वो इन्फेक्शन कभी ठीक ही नहीं होगा, इसलिए इन्फेक्शन और स्ट्रैंगुलेशन के टाइम पे हम लोग हर्नियोग्राफी करते हैं यानी सूचर कर देंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, तो जैसे हम लोग दो डिफेक्ट को हम लोग क्लोज कर रहे हैं ना, तो 2 एजेस को हम लोग बहुत दूर है अगर एजेस और उसको हम लोग खींच के ला करके सूचर कर रहे हैं तो वो फट जाने का, चीथड़ा हो जाने का चांसेस रहता है, क्योंकि सूचर भी तो पास में तभी ना कर पाएंगे, काफ़ी दूर में ना तो अच्छा से नहीं ये होने का चांसेस है। तो ये जो हर्नियोग्राफी है ये 2 तरीके का होता है।
फर्स्ट वन इज बेसिनीज रिपेयर। बेसिनीज रिपेयर में क्या होता है, ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट का जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन होगा वो सूचर हो जाएगा कंजॉइंट टेंडन से। सो बेसिकली इंग्वाइनल लिगामेंट और कंजॉइंट टेंडन ये दोनों को सूचर कर देते हैं हम लोग। उससे क्या होगा, ये जो स्पर्मेटिड कॉर्ड था, स्पर्मेटिड कैनाल था, वो जो काफ़ी बड़ा हो गया था वो छोटा हो जाएगा। सेकेंड इज शोल्डाइज 3/6 लेयर रिपेयर। इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेयर में हम लोग क्या करते हैं, डबल रेस्टिंग किस चीज़ का करेंगे, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस का करेंगे। ठीक है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस याद है ना, इसमें देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का दैट इज फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, इसका हम लोग डबल रेस्टिंग करेंगे। ये फर्स्ट लेयर हो गया। सेकंड लेयर में हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे में इंग्वाइनल लिगामेंट है ब्लैक वाला, और ये जो इंटरनल ओब्लिक मसल है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के बीच में जो कंजॉइंट टेंडन है, इंटरनल इंग्वाइनल लिगामेंट एंड कंजॉइंट टेंडन को, ये दोनों को डबल रेस्टिंग करेंगे। ये बेसिनीज रिपेयर की तरह ये इसका सेकंड लेयर का। और थर्ड में क्या करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस का डबल रेस्टिंग कर लेते हैं। सो बेसिकली इसका एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस का डबल रेस्टिंग कर रहे हैं। सो ये हो गया शोल्डाइज रिपेयर। ये दोनों हो गए हर्नियोग्राफी में। ना जो तीसरे तरीके का ओपन सर्जरी होता है उसको कहते हैं लाइटेंस्टीन टेंशन फ्री मेश हर्नियोप्लास्टी। सिंस बेसिनीज में भी क्या हो रहा था, अगर काफ़ी दूर दूर तक है जो डिफेक्ट है उसको हम लोग ला के सिल दे रहे, सूचर कर दे रहे हैं, तो वो फट जाने का चांसेस रहता है। तो इसमें टेंशन फ्री है। इसका मतलब है कि हम लोग डिफेक्ट को ला करके नहीं सूचर कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हम लोग मेश डाल रहे हैं, इसलिए टेंशन फ्री है। ये ओपन में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला सर्जरी है। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हर्निया है उसको हम लोग नीचे ले जाएंगे, पुश करेंगे कंटेंट को डाउन, एंड पोस्टीरियर वॉल में बेसिकली मेश को डाल देंगे। ठीक है, मेश को डाल देंगे तो पोस्टीरियर वॉल थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाएगा, इसकी वजह से हर्निया नहीं फिर आएगा, रिकर नहीं करेगा। अगर पर इन्फेक्टेड हर्निया है तब हम लोग ये नहीं लगाएंगे, मेश बिल्कुल नहीं लगाते। ना ओपन सर्जरी का कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। हेमरेज हो सकता है, इंजरी टू वास या कॉर्ड स्ट्रक्चर्स, नर्व इंजरी जैसे इन्वाइनो इलियो इन्वाइनल नर्व एंट्रैपमेंट हो सकता है जैसे इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, क्रॉनिक इन्वाइनल पेन हो सकता है नर्व का एंट्रैपमेंट की वजह से, या फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर में अगर मैश रख दिया तब भी क्रॉनिक इन्वाइनल पेन होगा, रिकर कर सकते हैं लेस देन 2% में, एंड वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। ना जो दूरबीन से जो ऑपरेशन होती है लैप्रोस्कोपिक, वो दो तरीके की होती है, पहला TEP एंड दूसरा TAPP। सो दिस TEP टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियम बिल्कुल इंटैक्ट है, उसे छुआ भी नहीं हम लोगों ने, और पेरिटोनियम के बाहर में ही एक एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस बनाया हम लोगों ने, एंड वहाँ से हम लोगों ने रिपेयर कर दी। इसमें क्या होता है, क्योंकि पेरिटोनियम हम लोगों ने बिल्कुल नहीं काटा है, ठीक है, और मैश है ऊपर ही लगा के और फिर आ गए, तो ये मोर डिमांडिंग होता है, हाई प्रेसिजन चाहिए होता है, टेक्निकली ये बेटर होता है। TEP दैट्स टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर, मतलब पेरिटोनियल नहीं छुआ ना। दूसरा जो होता है दैट इज TAPP ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर। इसमें क्या होता है, पेरिटोनियम को भी काट देंगे हम लोग, देन प्री पेरिटोनियल स्पेस एक क्रिएट करेंगे, तो ये एक लेस डिमांडिंग होता है, ये अंदर से घुस करके ही मैश जा करके लगाते हैं बेसिकली ना। क्या स्ट्रक्चर्स को हमें ध्यान देना है जब हम लोग मैश लगा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ट्रेपेजॉइड ऑफ डिजास्टर को ध्यान देना है। ना ट्रेपेजॉइड ऑफ डिजास्टर दो ट्रायंगल से बनता है। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल ऑफ डूम और दूसरा है ट्रायंगल ऑफ पेन। तो पेन वो है जिसमें बहुत सारे नर्व्स है, ये वाला है ट्रायंगल ऑफ पेन, और दिस ट्रायंगल इज ट्रायंगल ऑफ डूम। नाउ ट्रायंगल ऑफ डूम को देखते हैं। सो दिस इज मेड बाय मीडियली वैस डिफरेंस है एंड लेटरली जो है स्पर्मेटिड वेसल्स है। इसके बीच में कौन कौन से हैं, तो एक्सटर्नल इलियक वेसल्स है। ये जो एक्सटर्नल इलियक वेसल है, अगर ये कट गया ना तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो पेशेंट तो डूम हो जाएगा, हम भी डूम हो जाएंगे, इसलिए ट्रायंगल ऑफ डूम कहते हैं एक्सटर्नल इलियक वेसल्स। और ये जो ट्रायंगल ऑफ पेन है, इसमें बेसिकली मीडियल साइड होता है स्पर्मेटिड वेसल्स और ऊपर में इन्वाइनल लिगामेंट है। ठीक है, तो इसमें कौन से नर्व्स होते हैं, तो इसमें ये वाला साइड वाला जो है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो है, अगर वो एंट्रैप हो गया तो मेराल्जिया पेरिस्थेटिका होगा, पेशेंट को शूटिंग पेन होगा अलॉन्ग लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, एंड बाकी के भी अगर ट्रैप हो जाएंगे तो पेन तो हो गई, इसलिए इसको ट्रेपेजॉइड ऑफ डिजास्टर कहते हैं। और सर्जरी करते समय इसको बहुत ध्यान देना है। इसमें भी देख सकते हैं हम लोग कैसे आर्कुएट लाइन है, इलियो प्यूबिक ट्रैक्ट है, उसके नीचे ट्रायंगल ऑफ डूम एंड ट्रायंगल ऑफ पेन है ना। एक और चीज़ है जिसको हम लोग कोरोना मोर्टिस या सर्कल ऑफ डेथ कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एबरेंट ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी है, ये तो ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी है, जाने वाली एबरेंट ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी जो कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ जाके मिल गई। ठीक है, तो ये एबरेंट होती है, सब में नहीं प्रेजेंट होती है। अगर ये कट गया, क्योंकि किसके पीछे होता है, बिहाइंड प्यूबिक ट्यूबरकल, तो अगर ये कट गया ना तो बहुत तेज टोरेंशियल ब्लीडिंग होगी, इसलिए इसको कोरोना मोर्टिस या सर्कल ऑफ डेथ कहते हैं ना। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वाइनल हर्निया देख लेते हैं। गिवन हर्निया क्या होता है, इन्वाइनल हर्निया प्लस हाइड्रोसी। ना पैंटलून्स हर्निया जिसमें क्या हुआ है, इसमें क्या होता है, एल्डरली पेशेंट में देखा जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया दोनों हो जाता है ना। स्लाइडिंग हर्निया क्या होता है, यानी कि कोई ऑर्गन साथ में स्लाइड कर गया हो हर्निया के साथ में, तो उसको हर्निया एंड ग्लिसरेड भी कहा जाता है, एल्डरली में कॉमन होता है। पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द सैक जो होता है, विसरल स्ट्रक्चर, वो इंजर हो सकता है सर्जरी के टाइम पे। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है, सिग्मॉइड कोलन निकल आता है, और ब्लैडर भी कभी कभी, बट मोस्ट कॉमन सिग्मॉइड कोलन, और लेफ्ट साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है ना। स्पोर्ट्समैन हर्निया क्या होता है, सो इट्स ऑल्सो नोन एज गिलमोरिस ग्रॉइन, एथलीट्स में देखने को मिलता है। पोस्टीरियर वॉल वीकर होता है। लेट्स सी फीमोरल हर्निया जो कि फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। सो इसको हम लोग पता कैसे करेंगे, दिस इज फीमोरल फ्रॉम इन्वाइनल। अगर वो इन्वाइनल हर्निया जो होता है वो इन्वाइनल लिगामेंट के नीचे होता है एंड लेटरल होता है प्यूबिक ट्यूबरकल के। सो एंड बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल इज फीमोरल हर्निया, और इन्वाइनल लिगामेंट के भी नीचे होता है ये। सो अगर हम लोग बाउंड्रीज देखेंगे तो मीडियली लैक्यूनल लिगामेंट है ये, ठीक है, एंड सुपरफिशियली इज इन्वाइनल लिगामेंट ब्लैक वाला, देन इंफीरियरली इज पेक्टिनियल कूपर्स लिगामेंट पिंक वाला, एंड लेटरली इज सेप्टम सेपरेटिंग इट फ्रॉम फीमोरल वेन। सो फीमोरल वेन से एक सेप्टम सेपरेट कर रहा है। पेशेंट को क्या सिम्टम लेके आएंगे कि पेन हो रहा है और स्वेलिंग है, और इसका बहुत हाई रिस्क होता है स्ट्रैंगुलेशन का, इसलिए रिचर्ड्स हर्निया भी कहा जाता है। डिफरेंशियल्स क्या होंगे फीमोरल हर्निया के, इन्वाइनल हर्निया हो सकता है, स्वास एब्सिस हो सकता है अगर फीवर क्रॉस फ्लक्चुएशन और हिप इन्फेक्शन होगा तो, इन्वाइनल लिम्फ नोड हो सकता है, ये बढ़िया होगा साइज में, देन सेफेना वेरिक्स हो सकते हैं, यानी डायलेटेड टर्मिनल एंड ऑफ ग्रेट सेफेनस भी। इन्वेस्टिगेशन में लोग यूएसजी कर सकते हैं।
नाउ सर्जरी दो तरीके का होता है, या तो ओपन होगा काट के, या तो दूरबीन से होगा लैप्रोस्कोपी, ठीक है। ओपन दो तरीके का होता है, फर्स्ट इज लो, यानी कि उसको लॉकवुड रिपेयर कहते हैं, एल से लो, एल से लॉकवुड, ठीक है। तो ये बेसिकली नीचे से होकर के जा रही है, किसके नीचे से, बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट इसका अप्रोच रहता है हमारा, अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया में हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इज लॉकवुड। नाउ द सेकंड वन इज हाई, हाई या फिर मैक एवीडी रिपेयर, ये इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर से हम लोग रिपेयर करते हैं। अगर स्ट्रैंगुलेटेड और ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया तो हाई अप्रोच यूज़ करते हैं। हम लोग लैप्रो भी कर सकते हैं। नाउ कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ह्यूमरल हर्निया देख लेते हैं। फर्स्ट इज लॉजियर्स हर्निया, तो वो कहाँ से निकलता है, वो लैक्यूनर लिगामेंट से निकलता है, दिस इज द लैक्यूनर लिगामेंट, वहाँ से हर्निया निकलता है, इसका रिस्क ऑफ स्ट्रैंगुलेशन इज हाई। सेकंड इज नाराज हर्निया, पेशेंट जिनको कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप होता है ना, उनमें ये नाराज हर्निया देखने को मिलता है, इसमें स्ट्रैंगुलेशन का रिस्क ज़्यादा रहता है। देन सेराफिनी हर्निया जो होता है रेट्रोवैस्कुलर हर्निया होता है, एंड वेलप्यू हर्निया इज